बच्चों इसके पहले वाले भाग तक हमारा अध्याय संख्या 1 पूर्ण हो चुका था। वहीं इस भाग में हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 2, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि ये जो नए राजा हैं वो कौन है और इनके द्वारा विभिन्न राज्यों की नए राज्यों की स्थापना की जा रही है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो बच्चों मोटे तौर पर हम इस पुस्तक में और इस अध्याय में 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे विभिन्न राज्य जो नए समय पर क्या हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, नए राजवंशों की बात करें तो 7वीं सदी के बाद में उपमहाद्वीप के जो विभिन्न हिस्से हैं इसमें विभिन्न राजवंशों का उदय होता है और इनमें प्रमुख राजवंश है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान। अब बच्चों इन राष्ट्रकूट और जो गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल और चौहान राज्य हैं, इनका क्षेत्र कौन कौन सा है और इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखें बच्चों, ये मानचित्र है और इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों गुर्जर प्रतिहारों का ये क्षेत्र है और इसके पास वाले क्षेत्र में ये कौन है, चौहानों का शासन है। यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर चोल हैं और ये गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है जो राष्ट्रकूट राज्य का यहाँ पर शासन है। वहीं बात करें बंगाल वाले क्षेत्र में तो बच्चों यहाँ पर जिस वंश का शासन था वो था पाल वंश। अब देखिए बच्चों, नए राजा और उनके राज्यों में 7वीं सदी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। देखिए बच्चों, राजाओं के द्वारा प्राय इनको सामंत के रूप में मान्यता दी जाती थी। सामंत को यहाँ पर एक शब्द है बच्चों मातहत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखें आप, ये शब्द है मातहत। मातहत किसके लिए प्रयोग हो रहा है? सामंत के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। इनसे ये उम्मीद होती थी राजाओं को कि ये राजा के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में उपस्थित होवें, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अर्थात ये जो सामंत है वो राजा के आदेशों को मानते हुए राजा के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध करवाए और राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उनके लिए क्या लेके आए? उपहार लेके आए। सामंतों के पास में अधिक सत्ता और संपदा होने पर ये क्या करते थे? स्वयं को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर नामक उपाधियों से क्या करते थे? विभूषित करते थे। अर्थात जब ये सामंत जो है अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते थे धन और संपदा की दृष्टि से, तो ये अपने को अलग अलग उपाधियां देते थे, जैसे महासामंत और महामंडलेश्वर। अब देखें बच्चों, कभी कभार इनके द्वारा अपने स्वामी से स्वतंत्र होने का दावा भी कर दिया जाता था। जब ये सामंत या फिर मातहत जो वर्ग है ये अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता था, तब ये क्या करता था? कभी कभार अपने जो स्वामी होता था, शासक, उससे क्या होते थे? स्वतंत्र होने की ये घोषणा कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। जैसे दक्कन में राष्ट्रकूट पूर्व में चालुक्यों के अधीन आते थे और 8वीं सदी में राष्ट्रकूटों का शासक था दंती दुर्ग नामक राष्ट्रकूट शासक है। इन्होंने क्या किया? अपने स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हरा कर हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान को संपन्न किया। और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान को संपन्न करके इन्होंने क्या किया बच्चों? खुद को क्षत्रिय होने का दावा साबित किया। वहीं कुछ जो उद्यमी परिवार के लोग हैं उन्होंने भी राजशाही कायम करने के लिए क्या किया? सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अब उद्यमी परिवार के कौन से लोग हैं? देखे बच्चों, इसका उदाहरण कदम्ब मयूर शर्मण, ये क्या है? ब्राह्मण है, जबकि इन्होंने कर्नाटक के क्षेत्र में राज्य की स्थापना की है। वहीं बच्चों बात करें गुर्जर प्रतिहारों की, जो वर्तमान के जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पर हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण के द्वारा इस नए राजवंश की सत्ता को स्थापित किया जाता है, जो राजस्थान राज्य के क्षेत्र में क्या है? स्थापित है। यहाँ पे एक मूर्ति देख रहे हैं बच्चों आप, इसको नरसिंह के रूप में दिखाया गया है राजा को। इन राज्यों के अगर प्रशासन की बात की जाए, जो नए नए राज्य स्थापित हुए हैं, इनमें राजाओं के द्वारा महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की जा रही है। साथ ही राजा सामंतों को किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मण संगठनों का साथ भी क्या कर रहे हैं? सत्ता चलाने में ले रहे हैं। अब राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहे हैं और साथ में इन विभिन्न वर्गों का ये क्या कर रहे हैं? राज्य को चलाने में इनका सहयोग लिया जा रहा है। राज्यों में उत्पादक वर्ग की बात करें तो किसान है, पशुपालक है, कारीगर है। इनसे कर के रूप में राजा क्या करते थे? संसाधनों का एकत्रण करते थे। अर्थात राज्यों के लिए अभी भी क्या है? कर का मुख्य स्रोत जो है उत्पादक वर्ग की क्रियाएं है। कभी कभी भूस्वामियों द्वारा इस हिस्से को लगान के रूप में वसूला जाता था। जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे वो इस हिस्से को, अर्थात इस कर वाले हिस्से को लगान के रूप में इन उत्पादक वर्गों से वसूल करते थे। इन संसाधनों से राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होता,
युद्धों और मंदिरों और दुर्गों का निर्माण किया जाता है। अर्थात ये जो राशि मिल रही है इससे विभिन्न प्रकार के जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें खर्च होती है, मंदिरों के निर्माण में, दुर्गों के निर्माण में और राज्य को चलाने में इस राशि का उपयोग किया जाता था। अब बच्चों देखें यहाँ पे 400 से अधिक करों के लिए तमिलनाडु में जो शासन करने वाले चोल वंश के जो अभिलेख मिले हैं उनसे हमें ये पता चला है कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के 400 से भी अधिक करों के सूचक मिले हैं। सबसे अधिक जो उल्लिखित कर है उसका नाम है बच्चों वेटी नामक जो कर है, ये नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अर्थात जो मजदूर होते थे या फिर जो दास वर्ग होता था उनके द्वारा मजबूर होकर क्या किया जाता था, श्रम किया जाता था और इस श्रम को क्या कहते थे, वेटी कहते थे। यानी जबरन श्रम और कदमाई ये क्या थे, भू राजस्व के स्रोत थे। मकान पर छाजत डालने पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर जो लगने वाला कर है इत्यादि, ये क्या है, इन 400 करों में जो महत्वपूर्ण कर है उनमें से एक है। सबसे महत्वपूर्ण कर की बात करें तो वो है बच्चों वेटी नामक कर। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब बात करें बच्चों प्रशस्तियों में और भूमि अनुदान के नामक जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पत्र मिल रहे हैं उनसे किस प्रकार की जानकारी मिलती है। देखें बच्चों नागभट्ट की ये उपलब्धि है। यहाँ से देखें कि कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और संस्कृत में लिखी ग्वालियर जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है यहाँ से एक प्रशस्ति मिली है प्रतिहार शासक नरेश नागभट्ट की। तो इसमें इनका क्या है, नागभट्ट की उपलब्धियों का और इनके कार्यों का वर्णन किया गया। अर्थात हमने पहले भी देखा था कि प्रशस्ति से तात्पर्य क्या है बच्चों, किसी भी शासक की प्रशंसा में लिखा गया एक विशेष प्रकार का अभिलेख ही क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। तो इस प्रशस्ति में नागभट्ट नामक जो प्रतिहार शासक है उनकी उपलब्धियों और उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। देखें आंध्र सैंधव जो सिंध है, विदर्भ जो महाराष्ट्र वाला भाग है और कलिंग यानी उड़ीसा वाला हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे क्या थे, राजकुमार थे। अर्थात इसमें बताया गया है कि इन विभिन्न क्षेत्रों के जो शासक है जब ये नागभट्ट राजकुमार थे अर्थात बालक थे उस समय ही इन राजाओं ने नागभट्ट के आगे क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को क्या किया, विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, किरात वनवासी, तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य, इन दोनों जो राज्य हैं इनको सभी को क्या किया, पराजित किया। अर्थात इसमें बताया गया है कि ये जो विभिन्न प्रकार के राज्य हैं इन सभी को नागभट्ट ने क्या किया, पराजित किया। अब देखें जो भूमि अनुदान पत्र होते हैं या फिर जो ताम्र पत्र हैं वो क्या हैं बच्चों। देखें यहाँ पे क्या किया जाता था कि जो शासक वर्ग या राजा वर्ग होता था उसके द्वारा ब्राह्मणों को या फिर जो उच्च वर्ग होता था उनको भूमि दान में दी जाती थी और इस दान में दी जाने वाली भूमि का एक रिकॉर्ड रखा जाता था। जो ताम्र के पत्र होते थे उनके ऊपर उनको लिखवाया जाता था। तो ये क्या कहलाते थे, ताम्र पत्र कहलाते थे जो भूमि अनुदान से संबंधित होते थे। देखें शासक वर्ग के द्वारा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार के संपूर्ण विवरण प्राय ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले व्यक्ति को दिए जाते थे। तो ये जो बच्चों आप ताम्र पत्र देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के ताम्र पत्रों का संकलन है। इन ताम्र पत्रों के ऊपर क्या किया जाता था, रिकॉर्ड को लिखित रूप में दर्ज किया जाता था और जिसको भूमि राजा या शासक वर्ग के द्वारा दान में दी जा रही है उसको ये ताम्र पत्र दे दिया जाता था। भूमि के साथ साथ में जो अन्य क्या क्या दिया जाता था उसके बारे में बात करें तो चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान का जो पत्र है तमिल भाषा का, उसका एक भाग देखें कि ये भूमि अनुदान के साथ साथ में उनको और क्या क्या जो कार्य होते थे वो करवा के देते थे। देखें हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ में कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को क्या किया है, चिन्हित किया है। अब ये भूमि के ऊपर कार्य भी करवा के दे रहे, मेड़ भी बनवा कर दे रहे। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे, फल उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह और एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं जो बच्चों भूमि अनुदान की जाती थी। ब्राह्मण या फिर जो उच्च कुलीन वर्ग है उन भूमि अनुदान के साथ साथ में ये कार्य भी शासक वर्ग के द्वारा करवा कर दिए जाते थे।
जिससे ये भूमि मिलती है इससे ये कर वसूली कर सकता है और वही न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर जो लगाए गए कर है उनको भी वसूल सकता है। अब देखें बच्चों, जैसे किसी ए नामक व्यक्ति को ये भूमि मिली है तो इस भूमि से जो कर मिलेगा या फिर राजस्व मिलेगा उसकी वसूली इस ए नामक व्यक्ति को करने का अधिकार है। या फिर जो न्याय के अधिकारियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जुर्माने लगाए जाते थे जनता पर, उन जुर्मानों को भी वसूलने का अधिकार किसको है? ए नामक व्यक्ति को है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर ये क्या कर सकते थे? वसूल सकते थे। वह पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुओं को खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद नहीं हो और तटबंधों का निर्माण हो। इस भूमि पर ये विभिन्न प्रकार के कार्य करवा कर राजा के द्वारा क्या किया जाता था कि जो उत्पादन होता था उत्पादन को अधिक से अधिक करने की कोशिश की जाती थी। उत्पादन अधिक होगा तब राजा को क्या मिलेगा बच्चों? राजस्व जो है वो अधिक मिलेगा। राजस्व अधिक मिलने से साम्राज्य क्या होगा? शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा त्रिपक्षीय संघर्ष और चौहान साम्राज्य और उनके शासकों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।